हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 की। जो मैंने क्लासें चालू की हुई हैं वो मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए जो आप लोगों की क्लासें ऑफ हो गई थी, अब मैं आप लोगों की फिर से दोबारा से क्लासें ये शुरू करना चाहता हूं। और मतलब शुरू क्या, ये तो लगातार चल ही रही हैं आप लोगों की ये क्लासें, ठीक है। तो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर हो, चाहे इनकम टैक्स पर हो, चाहे स्टैटिक्स पर हो, हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट को डेली करते हैं, ठीक है। तो बिहार एस्टेट में आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ में करवा रहा हूं। बिहार एस्टेट 2024 में हम लोगों ने 23 में भी हमने तैयारी करवाई थी, अगर नहीं है तो आप लोग देख लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक। और मैंने इस बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासें मैंने आप लोगों को 13 टॉपिक जो हैं वो मैंने आप लोगों के मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि 10 टॉपिक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ क्लासें मैंने डबल भी कराई हैं आप लोगों की, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैंने क्लासें करवाई हुई हैं आप लोगों की। स्टैटिक्स में मैंने 22-23 क्लासें करवाई हुई हैं। अगर नहीं है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पहले चेक कीजिए, तभी आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप नहीं करना। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, तो हम लोगों ने अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है इनकम टैक्स में, तो यहाँ पर देखिए कि ये आप लोगों का सिलेबस है। और आप लोगों को इनकम टैक्स जो है वो कितने नंबरों की देखने को मिलेगी, 10 नंबरों की आप लोगों की इनकम टैक्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स पर हम लोगों ने बात कर ली है। इनके एमसीक्यू भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पर मैंने बात आप लोगों की कर ली है। रेसिडेंट स्टेटस पर मैंने आप लोगों को बता दिया है और उनके एमसीक्यू भी बता दिए हैं। एग्जम्पशंस ऑफ इनकम अंडर 10 के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। ये आप लोगों का ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 की जो है, अंडर सेक्शन 80 को, ये जो है आप लोगों का अभी टॉपिक नहीं हुआ है, तो हम लोग लिख देते हैं नहीं हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, तो हम लोगों को ये टॉपिक जो है ये हम लोगों को कवर करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड में हम लोगों को कौन कौन से हेड पढ़ने हैं, हम लोगों को सैलरी पढ़ना है और हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है। वैसे तो 5 हेड होते हैं। अगर इन हेड की बात करते हैं तो इनकम, अगर हम लोग एक होता है वेतन से आय, अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो एक होता है वेतन से आय। दूसरा होता है हम लोगों का मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है हम लोगों का पूंजीकरण। तीसरा जो होता है वो होता है व्यापार एवं पेशे से आय, ठीक है, व्यापार एवं पेशे से आय। और चौथा होता है हम लोगों का पूंजीकरण, पूंजी से लाभ, ठीक है, पूंजी से लाभ। और 5वां होता है हम लोगों का, मान लो कभी पूछा जाता है तो हम लोग बता भी सकते हैं, और मैंने बताया है, ठीक है, मैंने बताया है पहली क्लास में आप लोगों को, ठीक है। और चौथा जो होता है, लास्ट वाला जो होता है अन्य संपत्ति से आय, ठीक है, अन्य साधनों से आय, ठीक है, अन्य साधनों से आए। तो आप लोगों के जो, अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप लोगों को ये दो जो है, इनको हेड को आप लोगों को जरूर बिल्कुल कंप्लीट करना ही है, और इनके एमसीक्यू भी करने ही हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शुरुआत में ये सब बातें बताता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इन टॉपिकों पर पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ब्रीफ्स इंट्रोडक्शन ई फिलिंग पर जाएंगे, फिर जीएसटी पढ़ाएंगे। ये सब बातें मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग अनसब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि वेतन से आय क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वेतन से संबंध के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कर मुक्त वेतन से क्या है, कर मुक्त वेतन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ बातें जो हैं उनको भी जानेंगे हम लोग, जो मैंने पॉइंट दर पॉइंट लिखी हुई हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग वेतन के विभिन्न रूप जानेंगे कि अवकाश वेतन क्या होती है, क्षतिपूर्ति, फीस, बोनस, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये क्या होती हैं, इनकी कितनी अधिकतम सीमा होती है, ये सब बातें करनी है क्योंकि ये बातें पूछी जाती हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू भी कराएंगे कि किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भत्ते के कितने रूप होते हैं, ये भी बात करने वाले हैं हम लोग। फिर उसके बाद अनुलाभ के कितने रूप होते हैं, कटौतियों यह है 3 प्रकार की होती हैं, कटौतियाँ कितने प्रकार की होती हैं अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रोविडेंट फंड कौन कौन से फंड हैं, अगर प्रोविडेंट फंड पर डिटेल में क्लास देखनी है तो एक क्लास मैंने ली हुई है इनकम टैक्स में, वैसे तो 22 क्लास है पहले से ही ली हुई हैं, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो इनके एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग में कितने क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, 25 से 20-25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए 21 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं, तो इनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग फिलहाल इनकी बातें करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास कि वेतन से आय क्या है। वेतन की मतलब, वेतन को हम लोग जानेंगे तो वेतन की परिभाषा क्या है, तो किसी नियोक्ता का मतलब होता है मालिक। यहाँ पर हम लोग नियोक्ता जितने बार पढ़ेंगे तो आप याद रखिए कि यहाँ पर नियोक्ता का मतलब है मालिक से मतलब है या फिर मालिक को हम लोग कह सकते हैं स्वामी, या फिर इसे कहते हैं ओनर, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछा जाता है तो ओनर कह सकते हैं। किसी नियोक्ता द्वारा, किसी मालिक द्वारा, ऐसे हम लोग करेंगे। नियोक्ता हो सकता है कि नियोक्ता वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता हो, तो मैंने बोल दिया है कि हम लोग नियोक्ता की जगह मालिक को समझेंगे। किसी मालिक द्वारा अपने कर्मचारी को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। सिंपल बात में कि एक कर्मचारी ने अपने मालिक को सेवाएं दी हैं, अब सेवा के बदले में मालिक के द्वारा जो पैसा या पारिश्रमिक दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं। सिंपल बात में इस पारिश्रमिक में नियोक्ता द्वारा प्रदत्त उन सुविधाओं का द्रव्य तुल्य मूल्य भी शामिल होता है। अब आप कहेंगे कि स्वामी ने कर्मचारी को वेतन दिया है, ठीक है, वेतन दिया है, और वेतन के रूप में क्या दिया है, वेतन के रूप में उसको रोकड़ दी है, ठीक है। लेकिन अगर स्वामी के द्वारा कोई कार दी जाती है, कोई सुविधा दी जाती है, तब क्या करेंगे, तब भी हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे, और इनकी वैल्यू निकालेंगे वो भी वेतन के शीर्षक में जुड़ती हैं। इस बात को याद रखिएगा कि वो भी चीजें वेतन के रूप में जुड़ती हैं। जैसे भत्ता भी दिया जाता है, सैलरी के साथ क्या क्या दिया जाता है, भत्ता भी दिया जाता है, अनुलाभ भी दिया जाता है, अनुलाभ, ठीक है। ये क्या होते हैं, भत्ता क्या होते हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज करेंगे। ये पार्ट 1 है सैलरी में, पार्ट 2 भी होगा और हो सकता है पार्ट 3 भी हो। सभी के क्वेश्चन भी होंगे, मल्टीपल चॉइस भी और होंगे, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन एमसीक्यू भी मिलेंगे, और भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने बात की है कि किसी मालिक के द्वारा कर्मचारी को, जो कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं, उसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम वेतन कहते हैं। वेतन में हम लोग जो सुविधाएं होती हैं उनको भी वेतन के तुल्य मानते हुए उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे, तो शामिल करते हैं, शामिल होता है। और जो क्या है, और जो कर योग है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वेतन पर ही टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई सुविधा दी जाती है, कोई भत्ता दिया जाता है, कोई अनुलाभ दी जाती है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये देखो लिखा हुआ है कि जो करयोग है, मतलब कि वेतन भी करयोग रहेगा, और आपका जो एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, आप लोगों को एडिशनल सुविधाएं मिलती हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। और उतनी अमाउंट को माइनस कम कर देंगे, उतनी अमाउंट को माइनस कर देंगे जितनी अमाउंट आपको टैक्स फ्री होगी। यहाँ पर ये बात है। अब बात आती है कि वेतन के संबंध में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अब महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं उनको भी समझते हैं कि भाई महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। सबसे पहली बात जो लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मालिक व
कर्मचारी का संबंध वेतन शीर्षक में आय होने के लिए भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में मालिक और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। पहली बात, अगर वेतन तभी माना जाएगा जब उसमें कर्मचारी और मालिक का संबंध होगा। मालिक का संबंध होगा तभी वो वेतन माना जाएगा, जब उसमें कर्मचारी और मालिक का संबंध होगा। ठीक है। दूसरी नंबर बात क्या है, तो विदेशी वेतन तथा पेंशन जो है वो विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन या पेंशन से आय वेतन शीर्षक में कर योग्य हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमें कोई विदेश से वेतन मिलता है, कोई पेंशन मिलती है विदेशी पेंशन से, अगर मान लो विदेशी हमें पेंशन मिलती है तो हम क्या करेंगे, तो वो टैक्सेबल होगा। तो वो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल होगा। और वो किस शीर्षक में आएगा, तो वो वेतन शीर्षक में आएगा। किस शीर्षक में आएगा, तो वो वेतन शीर्षक में आएगा, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। तीसरी बात, सेवा समाप्त होने के बाद आप लोगों को भत्ता दिया जाता है, एक पीएफ मतलब कि एक फंड दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फंड दिया जाता है रिटायरमेंट के अवसर पर। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिलता है, तो सेवा समाप्त होने के बाद प्राप्तियां जो हैं वो वेतन के रूप में कर योग्य हैं। तो वेतन के रूप में कर योग्य है। ठीक है। वो भी पढ़ाएंगे कि कितनी अमाउंट पर मतलब कि टैक्स नहीं लगता है, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है। एक एक बात को बताएंगे, ये मेरा वादा है। इनकम टैक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को ना बताऊं, जो आप लोगों के सिलेबस में है। आप लोग ज़्यादा की एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा, भले ही उससे कम आए, ये बात की गारंटी है। ठीक है। ऊपर से पढ़ाने का मतलब है हम आपको गहराई में पढ़ाएंगे। ठीक है। गहराई में पढ़ाएंगे। अगर ऊपर से आ गया तो वो भी कर ले जाएंगे, और अगर नीचे से आ गया, गहराई में आ गया, तो वो भी कर ले जाएंगे, ये वादा है। ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है कि पेंशन जो है, पेंशन क्या है, तो एक अवकाश प्राप्त कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन वेतन के रूप में कर योग्य होती है। ठीक है। मतलब कि अगर पेंशन की बात आती है, तो अगर कोई पूछता है आपसे कि पेंशन जो है वो कर मुक्त है या कर योग्य है, तो आप कहेंगे कि वो कर योग्य है। और किस शीर्षक में जुड़ेगी जाके, तो आप कहेंगे कि वेतन शीर्षक में जाके जुड़ेगी। पेंशन की एक मुश्त राशि जो है वो एक सीमा तक, अब आपको एक मुश्त पेंशन मिलती है, आपको एक मुश्त अगर पेंशन मिलती है तो वो एक सीमा तक कर मुक्त है। वो सीमा मैं बताऊंगा आप लोगों को जब वेतन मतलब पेंशन पढ़ाऊंगा, ग्रेचुटी पढ़ाऊंगा, जो है अवकाश ग्रहण छटनी, ये सभी बातें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बात आती है नेक्स्ट में, और नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है कि कर मुक्त वेतन। कर मुक्त वेतन क्या है? कर मुक्त वेतन क्या है कि यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से कर मुक्त वेतन प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी के वेतन पर दे आयकर जो है वो नियोक्ता द्वारा वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाएगा। ऐसी दशा में कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शुद्ध प्राप्त वेतन तथा नियोक्ता द्वारा उसके वेतन पर चुकाया गया आयकर भी शामिल होगा, परंतु अनुलाभों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर कर मुक्त होगा। ठीक है। जब मैं आप लोगों को वेतन कर मुक्त वेतन पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक बात इसमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। ठीक है। बात आती है नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियोक्ता मतलब कि मालिक। नियोक्ता मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है मालिक। मालिक द्वारा की गई कटौतियाँ नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियाँ वेतन में शामिल की जाती हैं। अगर मान लो कि मालिक ने नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ मतलब कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से अगर कोई कटौती जो है की जाती है तो वो वेतन में शामिल की जाती है। जैसे रहने व भोजन की सुविधा के संबंध में कटौती अगर है तो वो भी वेतन शीर्षक में जुड़ेगी। तो वो भी वेतन
वेतन शीर्षक में, वो भी वेतन शीर्षक में जुड़ेगी। ठीक है, वो भी वेतन शीर्षक में जुड़ेगी। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, और ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद सदस्य का वेतन जो है, संसद सदस्य का जो वेतन है वो पूछा गया था कि करमुक्त है या कर योग्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसद सदस्य का वेतन यह वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं है, क्योंकि संसद सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। ठीक है, तो वो याद रखिए कि संसद सदस्य का जो वेतन होता है वो कर योग्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको आप लोग IMP कर लीजिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद मतलब कि ये बिहार स्टेट की बात नहीं करते हैं हम लोग, सभी एग्जाम, कॉमर्स के सभी एग्जाम को देखते हैं। ठीक है, कॉमर्स के सभी एग्जाम पर हम लोग फोकस करते हैं। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है कि फर्म से वेतन, फर्म से अगर हम लोग वेतन की बात करते हैं तो फर्म के साझेदार को फर्म से जो प्राप्त वेतन होता है वो व्यापार एवं पेशे के लाभ के रूप में कर योग्य होता है, ना कि वेतन के रूप में। देखो यहाँ पर अगर बात आती है कि मान लो कि ए है और बी दो साझेदार हैं। ठीक है, ए और बी दो साझेदार हैं, ये दोनों क्या हैं, तो ये साझेदार हैं, और बी को वेतन दिया जाता है, बी को वेतन दिया जाता है। तो अब पूछा गया है कि ये जो वेतन दिया जाता है ये वेतन शीर्षक में जाएगा या फिर अन्य साधन, ये वेतन शीर्षक में जाएगा, ये वेतन जो है वो वेतन शीर्षक में जाएगा या फिर व्यापार एवं पेशे में जाएगा, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए कि बहुत से बच्चे वेतन पर क्लिक करेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि ये वेतन है, प्राप्त वेतन, लेकिन ये वेतन आपको किससे मिला है, फर्म के साझेदार के रूप में मिला है, तो ये व्यापार एवं पेशे में है, तो इसको हम लोग व्यापार एवं पेशे में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वेतन शीर्षक में नहीं है। ठीक है, ना कि वेतन शीर्षक में। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पारिवारिक पेंशन। अब पारिवारिक पेंशन की बात करते हैं तो ये किस में जुड़ेगी, तो परिवार की अगर हमको पेंशन मिलती है तो वो तो वेतन शीर्षक में है, लेकिन अगर पारिवारिक पेंशन की बात आती है तो वो अन्य साधनों से आय में शीर्षक में कर योग्य है। अन्य साधनों से आय मतलब कि उसको टैक्स हम लोग जोड़ेंगे तो वो किस में जोड़ेंगे, तो अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको टैक्सेबल मतलब कि देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वेतन के विभिन्न रूप। अब वेतन के जो विभिन्न रूप हैं उनको देखते हैं कि वेतन के रूप में हमें विभिन्न रूपों में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हमें अवकाश वेतन के बारे में जानना है, क्षतिपूर्ति के बारे में जानना है, कंपनसेशन जिसे कहते हैं, फीस, बोनस, ग्रेचुटी के बारे में जानना है, पेंशन की एक मुश्त राशि के बारे में भी जानना है। पेंशन दो तरीके से दी जाती है, एक तो होता है कि मंथली वाइज पेंशन दी जाती हो और एक होता है एक मुश्त पेंशन दी जाती है। तो उसमें क्या क्या बातें हैं उनको भी देखेंगे, वार्षिकी के बारे में जानेंगे, विदेशी पेंशन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं वो भी मैं आप लोगों को, छटनी वाली बात जो है उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वेतन के विभिन्न रूप पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो है ये पार्ट हम लोगों का हो सकता है कि पार्ट 2 या 3 में हम लोगों का ये टॉपिक चला जाए। ठीक है, पार्ट 2 भी हो सकते हैं, पार्ट 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे वेतन के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। तो वेतन के विभिन्न रूप जो हैं वो अवकाश वेतन है, क्षतिपूर्ति, फीस, बोनस, ग्रेचुटी, पेंशन की एक मुश्त राशि और वार्षिकी और विदेशी पेंशन। ठीक है, ये भी सब वेतन में आता है, आदि लिखा हुआ है, मतलब कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भत्ते यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाता है तो भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। तो इस टॉपिक को तो आप लोग, ये भत्ते मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से 1 बाय 1 एक एक भत्ता मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को, मकान किराया भत्ता क्या होता है, मनोरंजन भत्ता कितना होता है, तो ये सब बातें मैंने पहले ही आप लोगों को, इनकम फ्रॉम सैलरी आप लोग देख लेना कि 7-8 टॉपिकों मतलब 7-8 वीडियो में मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी ही आप लोगों को पढ़ाई है। पिछली बार मैंने इनकम टैक्स करके ली थी क्लासें। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात आती है यहाँ पर कि भत्ते कितने प्रकार के होते हैं। तो भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं करयोग्य भत्ते, एक होते हैं निर्धारित सीमा तक करमुक्त भत्ते, और एक होते हैं पूर्णतः करमुक्त भत्ते।
तो पूर्णतः करमुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं? तो पूर्णतः करमुक्त भत्ते 3 होते हैं। कौन कौन से? विदेशी भत्ता, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता। तो ये 3 जो होते हैं वो पूर्णतः करमुक्त भत्ते होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है निर्धारित सीमा तक करमुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं? तो मकान किराया भत्ता में जो छूट मिलती है, मतलब कि करमुक्त सीमा होती है, उस पर बात करेंगे। मनोरंजन भत्ता में कितना होता है? कतिपय विशेष भत्ता जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो इसमें तो हम लोगों को एक टॉपिक ही है ये, उसको भी बात करेंगे। यातायात भत्ता ये भी होता है, ये निर्धारित सीमा तक करमुक्त भत्ते में आते हैं। महंगाई भत्ता जो होता है वो करयोग भत्ता होता है। चिकित्सा भत्ता करयोग भत्ता होता है। नौकर भत्ता, वार्डन भत्ता, परिवार भत्ता और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, तो ये भी सब हमारे करयोग भत्ते में आते हैं, तो उनको भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि हम लोगों को, मतलब अगर पूछा जाता है कि भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, तो भत्ते 3 प्रकार के होते हैं और कौन से में क्या क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को एक लाइन में बता दिया है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप लोग बता दीजिए, कि फिर भी हम डिटेल में आप लोगों को एक एक मतलब की बात बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुलाभ भी हम लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं प्रत्येक कर्मचारी के लिए करयोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए करयोग अनुलाभ। ठीक है, विशेष दशाओं में करयोग एवं विशिष्ट अनुलाभ। ठीक है, और लिखा हुआ है कि सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ। ठीक है, सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी, ऐसे कौन से कर्मचारी जो हैं वो सभी, ऐसे कौन से अनुलाभ हैं जो प्रत्येक कर्मचारी को करयोग हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को टैक्स देना है। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए करयोग अनुलाभ कौन कौन से हैं? तो किराए से मुक्त मकान, अगर किराए से मुक्त मकान की सुविधा दी जाती है, कर्मचारी के दायित्व का भुगतान, कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान आदि, तो ये सभी हमारे प्रत्येक कर्मचारी को इन पर टैक्स देना होता है, इन अनुलाभों पर। तो ये बात आती है। विशेष दशाओं में करयोग एवं विशिष्ट अनुलाभ कौन कौन से होते हैं? तो कार का, हम लोगों को कार मिलती है, नौकर मिलता है, माली, गैस, बिजली, पानी, शिक्षा आदि की सुविधाएं जो मिलती हैं उनको हम लोग विशेष दशाओं में हम लोगों को करयोग अनुलाभ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ कौन कौन से होते हैं? सभी के लिए करमुक्त अनुलाभ जो होते हैं वो चिकित्सा है, नाश्ता है, मनोरंजन, टेलीफोन, परिवार नियोजन, छात्रवृत्ति और अवकाश यात्रा रियायत आदि की सुविधाएं जो होती हैं वो भी हमारी सभी के लिए करमुक्त अनुलाभों में आती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कटौतियां जो हैं वो, इसमें अगर हम लोग वेतन शीर्षक में पढ़ रहे हैं कि वेतन शीर्षक में अगर पूछा जाता है कि वेतन शीर्षक में कटौतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। एक होती हैं हम लोगों की मानक कटौती, एक होती है मनोरंजन भत्ते की कटौती और एक होती है नियोजन कर के संबंध में कटौती। तो संपूर्ण कर की राशि इसमें आती है। मानक कटौती अगर पूछा जाता है वेतन शीर्षक में तो वो 50,000 है, और मनोरंजन भत्ते की अगर पूछी जाती है तो मनोरंजन जो सरकारी, तो कटौतियां मैंने आप लोगों को बताई हैं कि कटौतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो कटौतियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वेतन में अगर हम लोग बात करते हैं तो मानक कटौती कितनी है? तो वो है 50,000। मनोरंजन भत्ते की बात हम लोग करेंगे, और अन्य जो है अगर नियोजन कर के संबंध में जो कटौतियां हैं वो संपूर्ण कर की राशि होती है। अब प्रोविडेंट फंड अगर पूछे जाते हैं तो प्रोविडेंट फंड पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है प्रोविडेंट फंड पर। अगर आप लोग इसकी डिटेल करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, कर लीजिए। और अगर अभी जो मतलब कि 2024 में हम लोगों ने जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अगर दोबारा से पढ़ना है तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर जल्दी है अभी आप लोगों को देखनी है तो पहले ही मैंने क्लास ली हुई है, वीडियो बनाई हुई है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैधानिक प्रोविडेंट फंड होता है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, और एक होता है सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड, ये होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ तक हम लोगों ने इनकी डिटेल में बात की है। ठीक है, अब इन पर हम लोग टॉपिक में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासों में भी बात करेंगे कि ग्रेचुटी क्या होती है। ठीक है, और अधिकतम मतलब कि करमुक्त सीमा उसकी कितनी होती है। पेंशन मतलब कि किसको कौन, मतलब कि पेंशन कितने प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। पेंशन 2 प्रकार से दी जाती है, एक तो मंथली वाइज दी जाती है और एक जो होती है वो इकट्ठा दी जाती है राशि, मतलब कि
इकट्ठा अमाउंट, मतलब कि जब हम लोग रिटायरमेंट होते हैं तब हम लोगों को एक इकट्ठी अमाउंट मिलती है, तो उस पर टैक्स लगता है, कितने पर नहीं लगता है। तो ये सब बातें होती हैं, इनको हम लोग अलग से बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ पर बताने चलते हैं तो लगभग में 1-1.5 घंटे, मतलब कि लगभग में 1-1.5 घंटे की क्लास बन जाएगी। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करनी है हमें MCQ क्वेश्चन की, तो उनको भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ में कुछ बातें भी बताया करेंगे आप लोगों को और कुछ MCQ क्वेश्चन भी किया करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को, अब हम लोग MCQ टाइप जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि वेतन शीर्षक में निम्नलिखित में से किस करदाता की आय जो है वो कर योग्य है, किस करदाता की आय जो है वो कर योग्य होती है। तो वेतन भोगी कर्मचारी, स्वरोजगार, या फिर केवल सरकारी कर्मचारी, या फिर केवल निजी कर्मचारी। तो यहाँ पर केवल वर्ड लग गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो है वो टैक्स देंगे या फिर सिर्फ निजी ही जो कर्मचारी हैं वो टैक्स देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन तो गलत हैं। स्वरोजगार की बात हम लोग व्यापार में, स्वरोजगार पे यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो सही आंसर है कि वेतन शीर्षक में अगर हम निम्नलिखित में से किस करदाता की जो आय है वो कर योग्य होगी, तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम लोग सही आंसर लगाते हैं और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, मतलब टैक्स दोनों को ही पे करना है। तो वेतन भोगी कर्मचारी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वेतन से आय के अंतर्गत, वेतन से आय के अंतर्गत आय के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है वो संतुष्ट करनी चाहिए। मतलब कि वेतन से आय, हमें इनकम फ्रॉम सैलरी देखनी है, ठीक है। आय के निर्धारण के लिए हमें इनमें से कौन सी शर्त जो है वो संतुष्ट करनी चाहिए, वो मैंने शर्तें बताई हुई हैं आप लोगों को कि जो नियोक्ता है और कर्मचारी के बीच संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच संबंध होना चाहिए। तो यही बात हम लोगों को संतुष्ट करती है, तो यही बात जो है वो संतुष्ट करती है। अब और वही ऑप्शन जो हैं उनको भी पढ़ लेते हैं कि कर्मचारी और कर्मचारी के पत्नी के भी संबंध हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कर्मचारी और नियोक्ता के जीवन साथी के भी संबंध हो, ऐसा भी नहीं है। और नियोक्ता और कर्मचारी के जीवन साथी के भी संबंध हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वेतन से आय के अंतर्गत आय के निर्धारण के लिए इनमें से कौन सी शर्त जो है वो संतुष्ट करनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बताई हुई है। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, जब वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को मैं बता रहा था तो उसी वक्त मैंने आप लोगों से कहा था, ये देखिए यहाँ पर, कि मालिक और कर्मचारी का संबंध वेतन शीर्षक में आय होने के लिए भुगतान करने तथा भुगतान प्राप्त करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए मैंने बताया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले टॉपिक को करेंगे, समझेंगे पहले उसको, फिर उसके बाद ही इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल संतुष्ट करता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और 3 नंबर में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग 3 नंबर की बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेतन में शामिल है। वेतन में हम लोग अगर शामिल की बात करते हैं तो वेतन में अगर हम लोग बात करते हैं कि मजदूरी भी शामिल है, वेतन में मजदूरी भी शामिल होती है। पेंशन भी मैंने बताया है कि पेंशन जो है वो वेतन में शामिल होती है। और बिक्री पर कमीशन जो है वो शामिल है या नहीं है, तो ये भी शामिल होता है। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो वेतन में जो शामिल है वो इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो वेतन में मजदूरी भी शामिल होती है, पेंशन भी शामिल होती है, बिक्री पर कमीशन भी शामिल होता है। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक दुकान है, मान लो ये एक दुकान है, ठीक है, ये एक दुकान है। अब इसने एक एम्प्लॉय को रखा है, ठीक है, इसने एक एम्प्लॉय है, इसको यहाँ पर रखा है कि आप हमारी सेल कीजिए,
ठीक है, क्या कीजिए, सेल कीजिए, सेल्समैन है ये, ठीक है, सेल्समैन है ये। अब इसने क्या किया कि कंपनी ने जो मतलब कि दुकान जो दुकानदार है उसने जो मतलब स्वामी है इसका दुकान का स्वामी है, इसने क्या किया है, इसको 2 चीज़ें मतलब कि देने का वादा किया है। एक तो इसको वेतन दिया जाएगा, ठीक है, वेतन दिया जाएगा जो भी महीने में दिया जाएगा, और साथ ही में ये भी कहा गया है कि तुम्हें वेतन के प्लस में जितनी तुम बिक्री करोगे उस पर कमीशन भी दिया जाएगा, बिक्री पर कमीशन भी मिलेगा। तो वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये व्यक्ति ये सोचेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करेंगे तभी तो हमारा कमीशन जो है वो बिक्री पर है। अब मान लो हम 10 मतलब कि अगर हम 50,000 की बिक्री करते हैं तो हमें 2% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो 2% के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 मतलब कि 1,000 रुपये कमीशन के मिले और वेतन के अलग मिलेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि ये कमीशन जो है वो वेतन में जुड़ेगा नहीं, तो वेतन में जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो बिक्री पर कमीशन भी जुड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेतन में शामिल है। फिर से यही क्वेश्चन है कि वेतन में शामिल है, नगद प्राप्तियों को हम लोग शामिल करते हैं, वेतन के स्थान पर जो लाभ दिया जाता है उसको भी शामिल करते हैं, अनुलाभ जो मैंने बताए हैं कि अनुलाभ भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में 5 में लिखा हुआ है कि वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होता है। वेतन जो शीर्षक में शामिल नहीं होता है, तो इनमें से हम लोग क्या इसमें शामिल नहीं करते हैं, तो अग्रिम वेतन बिल्कुल शामिल होता है। अगर हम लोग बात करते हैं बकाया वेतन, तो बकाया वेतन को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। लेकिन विधवा को अगर हम लोग प्राप्त पारिवारिक पेंशन है, और पारिवारिक पेंशन मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि पारिवारिक पेंशन हम लोग किस में शामिल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए कि पारिवारिक, अगर हम लोग बात करते हैं पारिवारिक पेंशन की, तो पारिवारिक पेंशन हम लोग किस में शामिल करते हैं, अन्य साधनों से, तो हम इसी को शामिल नहीं करते हैं वेतन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर योग्य होगी। तो एक फिर से वही क्वेश्चन है, बस रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तरीके से अलग लैंग्वेज में पूछा गया है कि एक विधवा को प्राप्त जो पारिवारिक पेंशन है तो वो किस में कर योग्य होगी, तो वो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी, मकान संपत्ति की आय में कर योग्य होगी, अन्य साधनों की आय में कर योग्य होगी, या फिर इनमें से किसी में नहीं शामिल होगी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि एक विधवा को प्राप्त जो पारिवारिक पेंशन है वो कर योग्य होगी, तो वो किस में कर योग्य होगी, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि वो अन्य साधनों से आय में शामिल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको शामिल करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियों को हम लोग शुद्ध वेतन में जोड़ी जाएंगी, या फिर शुद्ध वेतन में नहीं जोड़ी जाएंगी, या फिर कुछ नहीं किया जाएगा, या फिर मूल वेतन की गणना करते समय अनदेखा किया जाएगा। तो इसका सही आंसर बताना है कि नियोक्ता द्वारा अगर वेतन में से कोई कटौती की गई है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको बिल्कुल सही आंसर है, ये भी बात मैंने बताई हुई थी कि उसको शुद्ध वेतन में जोड़ेंगे। अब देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसको अगर नहीं देखा है तो आप लोग दोबारा से देख लीजिए, बिल्कुल आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसको क्या करेंगे कि शुद्ध वेतन में उसे जोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद टैक्स देखेंगे, टैक्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कर्मचारी का अगर बकाया वेतन है
तो बकाया वेतन होता है। कर्मचारी का बकाया वेतन अगर होता है तो वो कर योग्य होता है, कर मुक्त होता है, कुछ कर योग्य होता है, इनमें से कोई नहीं। कर्मचारी का बकाया वेतन होता है। बकाया वेतन मतलब कि अभी हमने कर्मचारी ने कमा लिया है लेकिन अभी हमने कर्मचारी को दिया नहीं है, तो बताना है कि कर्मचारी का बकाया वेतन कर योग्य है या फिर कर मुक्त है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि वो कर योग्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मकान किराया भत्ता बताना है कि मकान किराया भत्ता पूर्णतः करमुक्त होता है। पूर्णतः करमुक्त होता है, बिल्कुल गलत बात है ये, तो पूर्णतः करमुक्त नहीं होता है। ठीक है, मकान किराया भत्ता पूर्णतः करमुक्त नहीं होता है, एक सीमा तक करमुक्त होता है। तो एक सीमा तक करमुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग भत्ते को पढ़ रहे थे, भत्ते के प्रकार हम लोगों ने देखे थे। कहाँ पर देखे थे भत्ते के प्रकार? यहाँ पर देखिए। तो मकान किराया भत्ता किसमें है? तो निर्धारित सीमा, मतलब कि एक सीमा तक तो वो करमुक्त हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मकान किराया भत्ता यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पूर्णतः करमुक्त भत्ते 3 ही होते हैं: विदेशी भत्ता, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साक्षात्कार भत्ता और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता। तो ये 3 भत्ते जो होते हैं वो पूर्णतः करमुक्त होते हैं। तो अगर मकान किराया भत्ता आता भी है तो हम लोगों ने इसीलिए ए वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोगों ने कट कर दिया था, क्योंकि ये पूर्णतः करमुक्त भत्ते में नहीं आता है। ठीक है, एक सीमा तक करमुक्त होता है, तो ये हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आगरा में रहने वाले कर्मचारी को प्राप्त मकान किराया भत्ता जो है वो करमुक्त है। वास्तविक मकान किराया भत्ता जो है वो 10% वेतन से अधिक दिया गया है। किराया या जो कम राशि हो वो बतानी है। तो अगर आगरा में रहने वाला जो कर्मचारी है, तो यहाँ पर जब हम लोग मकान किराया भत्ता आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर अभी जो है वो है हम लोगों का वेतन का 75% जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वेतन का 40% जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वो डिस्कस मैं आप लोगों को करूंगा कि मकान किराया भत्ता जब पढ़ाऊंगा तब अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर भी इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पता है कि वेतन में हम लोग वेतन में शामिल होते हैं। तो वेतन में जो है नगद प्राप्तियां शामिल होती हैं, अनुलाभ भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वेतन के स्थान पर जो लाभ होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है। मनोरंजन जो भत्ता होता है उसकी छूट किसे किसे मिलती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मनोरंजन भत्ते की जो छूट है वो सरकारी कर्मचारी को मिलती है, गैर सरकारी कर्मचारी को मिलती है, का एवं खा दोनों को मिलती है, इनमें से कोई को नहीं मिलती है। तो मनोरंजन जो भत्ते की जो छूट है, डिस्काउंट है, तो वो सरकारी कर्मचारी को छूट मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। उसका रीजन है कि मनोरंजन भत्ते को जब मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर देखियो मनोरंजन भत्ता जो है, देखो यहाँ पर मनोरंजन भत्ते की कटौती किसे मिलती है? तो सरकारी कर्मचारी को वेतन का 1/5 भाग अथवा 5,000 दोनों में से जो कम है वो उसमें टैक्सेबल, मतलब कि उसमें कटौती है उसे। लेकिन अन्य कर्मचारी जो है उसको कोई कटौती नहीं है, यहाँ पर शून्य लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसको देख लेते हैं।
देखो, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, तो मनोरंजन भत्ते की छूट किसे मिलती है? सरकारी कर्मचारी को तो मिलती है, अन्य कर्मचारी बोले उसे, या फिर गैर सरकारी कर्मचारी बोले गैर सरकारी कर्मचारी बोले, एक ही बात है, मतलब इन दोनों लोगों को छूट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। तो जमा जो ब्याज है वो कितना प्रतिशत तक जो है वो कर मुक्त है? तो 8% तक कर मुक्त है, 9% तक कर मुक्त है, या फिर 9.5% तक कर मुक्त है, या फिर 10% तक कर मुक्त है। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है कि मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जो जमा ब्याज की राशि है वो 9.5% तक तो कर मुक्त है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो इस पर जो है वो टैक्स देना होता है। तो इतनी राशि पर तो इतनी राशि तक तो जो है वो कर मुक्त है, लेकिन अगर इससे ऊपर होता है तो वो उस पर टैक्स देना होता है सरकार को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में, कर्मचारी को 12 लाख जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता का मकान रहने को दिया जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को अलग लग रहे हों, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस ही नहीं किया है। कोई भी अगर हम लोग भत्ते की बात करते हैं, भत्ते को हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि कौन भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन से भत्ते होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको अभी हम लोगों ने डिटेल में जाना ही नहीं है। तो ये 12 लाख है, 15 लाख है, तो इस प्रकार से जनसंख्या पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मकान की सुविधा का मूल्य जो है वो होगा, तो मकान की सुविधा का जो मूल्य है वो यहाँ पर पूछा है। तो वेतन का 15%, वेतन का 10%, वेतन का 7.5%, या फिर उचित किराया। तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है कि वेतन का हम लोग 10% तक हम लोग इसमें लेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि माली की सुविधा, माली लिखा हुआ है, माली की सुविधा का मूल्य जो है वो कर योग्य होता है। माली की सुविधा का जो मूल्य है वो कर योग्य होता है प्रत्येक कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, या फिर डायरेक्टर के लिए। माली की सुविधा का जो मूल्य है वो कर योग्य होता है। वो किस में कर योग्य होता है ये पूछा गया है। तो वो विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर मुक्त कर योग्य होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये है। ठीक है, 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य मूल्य होगा। कर योग्य मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कर्मचारी नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत जो है वो 1200 रुपये है। ठीक है, प्रति माह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए बच्चे की निःशुल्क शिक्षा के लिए कर योग्य भत्ता कर योग्य मूल्य कितना है वो पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1200 रुपये है, 1000 रुपये प्रति बच्चा मिलता है कर मुक्त, और 2 बच्चों तक। ठीक है, कर मुक्त 1000 रुपये तक। तो 200 रुपये को तो टैक्स देना होगा, ये कर योग्य है। अब प्रति माह की बात करेंगे, और प्रति माह में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है, तो यहाँ पर पूरे 1200 रुपये ही हो जाएंगे, क्योंकि नियोक्ता के हैं। ठीक है, मैंने देखा नहीं, नियोक्ता के हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर योग्य होती है। तो निजी चिकित्सालयों की बिलों की प्रतिपूर्ति
कर मुक्त होती है तो 8,000 तक कर मुक्त होती है, शून्य जो है वो कर मुक्त होती है, या फिर 20,000 तक कर मुक्त होती है, या फिर 25,000 तक कर मुक्त होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति जो है वो कर मुक्त होती है तो 0 रुपये इसमें कर मुक्त होती है, तो शून्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, देखो अगर हम एक एक बात को आप लोगों को बताएंगे ना तो आप लोगों का सिलेबस जो है, अगर हम लोग बात करते हैं एस्टेट में तो वो कुछ ना कुछ टॉपिक रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कुछ बातें MCQ से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का प्रैक्टिस बैच है। अगर आप लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स को आप डिटेल में बताइए, कमेंट करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक बात आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक बात को डिस्कस करेंगे। अब MCQ में तो हम लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे तो आप लोगों की क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कम बातों को आप लोगों को डिस्कस किया है। डेली कुछ ना कुछ आप लोगों को पहले बताएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और फुल डिटेल अगर चाहिए तो हम लोग इनकम टैक्स स्पेशल करके अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं ज़्यादा तब। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मकान किराया भत्ता पूछा है, मकान किराया भत्ता जो है वो किस में आएगा? पूर्णतः कर मुक्त है? पूर्णतः कर मुक्त तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्णतः कर मुक्त तो कौन कौन से भत्ते होते हैं। 3 भत्ते होते हैं। विदेशी भत्ता वो होता है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो भत्ता मिलता है वो हम लोगों का पूर्णतः कर मुक्त होता है। और विदेशों से अगर हमने जो है जो क्या बोलते हैं संयुक्त जो है, अगर हम लोग देख लेते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उसे संयुक्त जो है क्या बोलते हैं, सॉरी अनुलाभ है ये यहाँ पर, हाँ संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर भत्ता मिलता है तो वो भी हम लोगों का टैक्स फ्री होता है। ठीक है, पूर्णतः टैक्स फ्री होता है, ये बात मैंने बताई हुई है आप लोगों को। तो यहाँ पर पूछा है कि मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर मुक्त है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक सीमा तक कर मुक्त है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग इस पर समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो 19 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? कौन सी आय कर मुक्त है बताइए। तो महंगाई भत्ता हमारा कर मुक्त है, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता कर मुक्त है, विदेशी भत्ता मैंने बताया है कि पूर्णतः कर मुक्त भत्ते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा है कर मुक्त बताइए, तो कर मुक्त यही है, विदेशी भत्ता जो है वो कर मुक्त हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। शिक्षा भत्ता जो है वो कर मुक्त है एक व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए, या फिर 2 व्यक्तियों के लिए। इसका सही आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने बताया हुआ है कि 2 बच्चों के लिए जो है वो हमारा जो है वो मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 21 नंबर में। तो इसको मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन जो है वो मनोरंजन भत्ता और रिलेटेड है, तो इसको हम लोग होमवर्क में मैं आप लोगों को देता हूँ, इसको आप लोग करिए। और जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पूरा मनोरंजन भत्ते के बारे में, तब वहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दिया किस लिए है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, और 22 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः पूछा है कर मुक्त है। तो पूर्णतः कर मुक्त तो ये नहीं है महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता भी पूर्णतः कर मुक्त नहीं है, विदेशी भत्ता हम लोगों का पूर्णतः कर मुक्त भत्ता है। बिल्कुल सही आंसर हम लोगों का सी ऑप्शन ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 23 नंबर में, कि एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त, सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, को प्राप्त जो है वो मनोरंजन भत्ता की कटौती की अधिकतम सीमा, देखो वेतन का 1/5
वेतन का 1/5 या 5,000, तो इन दोनों में से जो हो उसको देख लीजिए। तो 5,000 रुपये, 7,500 रुपये, या फिर वेतन का 1/5 या फिर बिल्कुल नहीं। तो सरकारी कर्मचारी को प्राप्त जो है वो भत्ते की अधिकतम कटौती की जो रकम है वो कितनी दी जाएगी। तो इसका सही आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि सकल वेतन में कटौती मिलती है। सकल वेतन में कटौती हमें मिलती है व्यवसाय कर की, मनोरंजन कर की, आयकर की, या फिर बीमा प्रीमियम की। तो हमें सकल वेतन में से कटौती मिलती है। किसकी कटौती मिलती है? तो याद रखिए कि हमें जो है किसकी कटौती मिलती है, तो सकल वेतन में हमें व्यवसाय कर की कटौती मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि वेतन में शामिल है। वेतन में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मानते हैं। पेंशन इसमें शामिल है, मजदूरी, पेंशन और बिक्री पर कमीशन, तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोगों को इस पर समय भी नहीं देना है। अब अगर आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल जो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसको अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल शशांक पुरवाल जो है उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए। और सेल्फ स्टडी मतलब कि स्व अध्ययन आप लोग जरूर करते रहें, क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आप लोगों का एस्टेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एस्टेट अगर क्लियर करना है और वैकेंसी में अगर आप लोगों को अप्लाई करना है बीपीएससी के द्वारा जो निकलती हैं, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, ये बात तो निश्चित है। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। प्ले लिस्ट में मैंने एसपी एजुकेशन चैनल में आप लोगों को कई जो है बीपीएससी की जो चीज़ें हैं वो मैंने कई जो हैं डाली हुई हैं बिहार एस्टेट के बारे में, तो इनको आप लोग करते रहिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। तो आज अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।